देखो आंसर आया क्या बच्चे लोग, बताओ आंसर कितना आया। 7 ऑब्जेक्ट को क्या, देखो इसमें 7 में से पहले 3 ले लेंगे तो कितना तरीका से 7C3, फिर यहाँ पे दो दो कर देंगे तो ये कितना 4C2 इंटू 2C2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। याद करो ऐसा सिचुएशन आया था कि नहीं आया था, जब दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो तो हमें क्या करना पड़ता था, 2 से डिवाइड करना पड़ता था। थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने, सोच के बताओ, किया था ना ऐसा। हाँ सर। हाँ तो आंसर कितना हो जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा देखो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये तो होगा ही होगा, लेकिन इनटू 1/2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि इनका कौन सा केस जा रहा है बताओ, जब ये ए और बी होता तो ये आपस में 2 2 होने की वजह से ये 2 फैक्टोरियल वे से डिवाइड है, लेकिन ये आइडेंटिकल हो गए हैं तो हमें ये 2 फैक्टोरियल के फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। सिमिलरली यदि कुछ ऐसा सिचुएशन है कि 3 आइडेंटिकल बॉक्स हैं, ध्यान से सुनो, 3 आइडेंटिकल बॉक्स हैं सेम टू सेम, और इसमें लेट से n ऑब्जेक्ट, इसमें n ऑब्जेक्ट, n टोटल, टोटल 3n ऑब्जेक्ट्स हैं, 3n ऑब्जेक्ट्स हैं, और 3 आइडेंटिकल बॉक्स हैं और सब में n पुट करना पड़ रहा है। तो यदि ये देखो ये ए बी सी सारे डिस्टिंक्ट होते हैं तो कितने तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन में आता, 3n अपॉन n फैक्टोरियल आता। लेकिन यदि ये आइडेंटिकल हो गए, यदि ये आइडेंटिकल हो गए तो फिर यही सिचुएशन क्या हो जाती, हमें क्या करना पड़ता, आइडेंटिकल होने की वजह से देखो इनके आपस का जो अरेंजमेंट है ए बी सी का आपस का जो अरेंजमेंट है वो गायब हो रहा है, मतलब ये 3 फैक्टोरियल बेस से गायब हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। समझा, जब डिस्टिंक्ट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब इनका ये आपस का अरेंजमेंट गायब हो रहा है तो कितने तरह से हो रहा है गायब, 3 फैक्टोरियल बेस से। तो ये आंसर आएगा, नोट डाउन दिस, नोट करो फटाफट, है ना। चलो एक सिचुएशन और लेते हैं, तो थोड़ा और एक बार और कर लेते हैं, शायद तुम लोगों से आ जाए कि लेट से इस बार मैं 3 बॉक्स नहीं 4 बॉक्स ले लेता हूं, ठीक है। 4 बॉक्स हैं, पहले हम लोग सब डिस्टिंक्ट वाला केस करेंगे और फिर आइडेंटिकल वाला, ठीक है। तो इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स रख दिए और इसमें लेट से 2 ऑब्जेक्ट्स रख दिए, तो कितने हो गए, 11 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, टोटल 11 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहला सिचुएशन है बॉक्सेस आर डिफरेंट, बॉक्सेस आर डिफरेंट, तो इसमें कितना आंसर आएगा। सेकंड है बॉक्सेस आर आइडेंटिकल, बॉक्सेस आर आइडेंटिकल, कल इसका आंसर कितना आएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि जिसमें ये 3 3 है ये आइडेंटिकल है, फर्स्ट 3 बॉक्स आर आइडेंटिकल। क्या आंसर आएगा, तीनों के आंसर बताओ। 10 factorial by 3 factorial power 4 into 4 factorial divided by 2 देखा, factorial। जब बॉक्स डिफरेंट है तो कितना आंसर आ रहा है, एक मिनट, एक कितना है बच्चों, पहले का आंसर बताओ कितना आ रहा है। फर्स्ट वन 11 फैक्टोरियल, जब सब डिस्टिंक्ट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 11 फैक्टोरियल अपॉन
3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ठीक है। जब बॉक्सेस आर आइडेंटिकल, जब सारे बॉक्स आइडेंटिकल हैं, सेकेंड वाली जो सिचुएशन है, सारे बॉक्स एक जैसे हैं, जैसे यहाँ पे सब एक जैसे हैं और इसमें कहा जा रहा है कि 3 3 3 और 2 पुट करना है, ऐसा सिचुएशन है, सारे बॉक्स आइडेंटिकल हैं। तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं जब आप ये करते हो ना कि 11C3 11C3 फिर इंटू 11 में से 3 गया तो 8C3 करते हो, फिर क्या करोगे कि 5C3 और देन 2C2। तो होता क्या है कि इसमें जो ABCD इनका आपस का अरेंजमेंट जो है वो काउंट हो जाता है, मतलब अरेंजमेंट ABCD के आपस का अरेंजमेंट काउंट हो जाता है। और जबकि जब ये आइडेंटिकल है तो अब इसमें आपस के अरेंजमेंट जो है, मतलब ये जो इनका आपस का अरेंजमेंट ये हटाना है, तो किससे डिवाइड करेंगे बताओ? इनके आपस का अरेंजमेंट हटाना है, तो ये कितने तरह से हुआ होगा, इसको डिवाइड कितने से करेंगे, ये क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ कितने से करेंगे, सोच के बताओ। इसको ना हम लोग 3 फैक्टोरियल वेज से ही करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि किसी एक में 2 पुट करने के बाद इनका आपस का अरेंजमेंट कैंसिल कर देंगे, है ना। तो इनका आपस का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल वेज से ही आएगा और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो जब आइडेंटिकल है सारे बॉक्सेस तो हम इस तरह से करेंगे, आइडेंटिकल बॉक्स का जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा कि पहले किसी को दो दो किसी एक बॉक्स में 2 पुट कर देंगे, वो एक तरीका है, और बाकी जो रिमेनिंग है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 3 3, और तो आंसर कितना हो जाएगा ये। तो बाय द वे इसका आंसर क्या है कितना, ये आ जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल का क्यूब, है ना, इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आ गया। और बाद में अलग से हमें 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है इसको। अच्छा, ये सेकंड सिचुएशन बताओ। फर्स्ट 3 बॉक्स आर आइडेंटिकल, कि पहले 3 बॉक्स आइडेंटिकल हैं और ये 2 हैं। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा अरेंजमेंट काउंट होगा, जैसे कि 11C2 जो रेड कलर का है उसको दे दिया, इनटू जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग इसमें कितना आ जाएगा, फिर रिमेनिंग क्या है 9 ना, 9 ऑब्जेक्ट को 3 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करना, तो कितना होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। और इसको अब इसको क्या करेंगे 1/3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। बाय द वे देखो ध्यान से, क्या ये बात समझ आई? इज दिस क्लियर टू यू? 11 में से 2 इसको दे दिए, पहले इस रेड वाले बॉक्स को, है ना, कितने तरह से 11C2। अब जो रिमेनिंग 9 बचेंगे वो 9 का ऐसा अरेंजमेंट है कि 3 आइडेंटिकल बॉक्स हैं और 3 ऑब्जेक्ट सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट क्या बच्चा लोग, एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम बच्चा लोग इसमें? नॉट एट ऑल। बाय द वे इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर ये दोनों सेम हो जा रहे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है ना। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसमें सेकंड थर्ड वाली सिचुएशन में हमने असाइन कर दिया कि इस वाले बॉक्स को 2 ही मिलने वाला है। यदि हम ये कहते कि एक बॉक्स को 2 और बाकी को 3 तो सिचुएशन बदल जाती, तो फिर सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है। उसका आंसर तुम खुद निकालना कि जब 3 आइडेंटिकल बॉक्स है और एक डिफरेंट कलर का बॉक्स है, डिफरेंट वाले कलर के बॉक्स में 2 है और आइडेंटिकल वाले में 3 3 है,
तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा, कुछ अलग नहीं। देखो इसको एक्सपेंड करोगे तो ये दोनों सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन यदि ये कहें कि एक बॉक्स में 2 आएगा और बाकी में 3 तो इसमें एक केस और बढ़ जाएगा, तो थोड़ा केस तुम्हें अलग से लेना पड़ेगा। उस केस को आप अब घर पे सॉल्व करना। समझ आया क्या? राइट डाउन। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम, या एक क्वेश्चन लिख लो बेटा। इससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में करते हैं मल्टीनोमियल। राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो। the set S is equal to 1 2 3 dot 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 up to 12 is to be partitioned into 3 sets A comma B comma C of equal size thus A union B union C is equal to capital S, comma A intersection B equal to B intersection C is equal to A intersection C is equal to 5. The number of ways to partition S is, को बताना है। A ऑप्शन है 12 factorial divided by 4 factorial to the power 3. B ऑप्शन लिखो 12 factorial divided by 3 factorial to power 4. C लिखो 12 factorial divided by 3 factorial 4 factorial का power 3. And D लिखो 12 factorial divided by 3 factorial to power 4. आंसर दे, बताओ कौन सा सही आंसर होगा, आंसर करो। सर इसका ए है। हाँ ए आंसर आएगा, बिल्कुल सही, यही आंसर आएगा। कैसे आएगा तो आप देख सकते हो। तो अब तो ये मुझे लगता है कि सिंपल सिचुएशन होगी तुम्हारे लिए, इट्स नॉट अ बिग डील। लेट्स से ये एस सैंपल स्पेस है जिसमें 3 सेट है ए बी सी। तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये तीनों डिसजॉइंट सेट है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। अब इसमें सब में इक्वल नंबर, इक्वल साइज का मतलब इसमें 4 ऑब्जेक्ट है, इसमें 4 4, तभी तो ये 12 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन 3 ग्रुप में। तो ऐसा हो गया कि 12 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और इसको 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यों बोल रहे हैं डिस्टिंक्ट? क्योंकि इनका नाम है ए बी सी सेट, इन तीनों का अलग अलग नाम है। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे, ये कैसे हो जाएंगे? 3 डिफरेंट ग्रुप की तरह काम करेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसमें ये आइडेंटिकल ग्रुप आइडेंटिकल नहीं है, ग्रुप का नाम है डिस्टिंक्ट है, तो ये आंसर आएगा। मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या इतनी बात समझ है? इज दिस क्लियर टू यू? है ना? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, राइट डाउन
राइट डाउन, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इनफैक्ट मल्टीनोमियल थ्योरम, मल्टीनोमियल थ्योरम। और मल्टीनोमियल से पहले हम तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बता देते हैं। बाइनोमियल थ्योरम है ना, उसका प्रूफ करेंगे और फिर मल्टीनोमियल थ्योरम पे जाएंगे, ठीक है। आप लिख लो, फर्स्ट लिख लो बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम ये क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, ये क्लियर करते हैं। जैसे हमारे पास दो टर्म है x एंड y, और इसकी पावर n कर दे, तो इसमें दो टर्म है x एंड y, तो इसकी पावर n, इसीलिए इसको बाइनोमियल के नाम से जान रहा है। बाइनोमियल दो टर्म है x एंड y, x प्लस प्लस साइन से सेपरेटेड है, इसलिए ये दो टर्म है। कैसे पता चलता है कि टर्म, यदि ये प्लस और माइनस से सेपरेटेड हो तो उनको टर्म, जैसे 3 हो गया 3 ये, और यहाँ पे x प्लस 7y माइनस 6z, ऐसा है। तो ये 4 टर्म्स आ गए, 1 2 3 4, प्लस माइनस से सेपरेटेड है। यहाँ पे यदि ये खत्म कर दे तो ये 3 टर्म है, ट्राइनोमियल हो गया। इसमें यदि हम इसकी बात करें x प्लस 2xy, तो ये बाइनोमियल है, दो टर्म है। तो जो भी थ्योरम बाइनोमियल से रिलेटेड है, जिसमें x प्लस वाई दो टर्म है, इसकी पावर n है, इसका एक्सपेंशन होता है, इसका एक्सपेंशन होता है nc0 और x टू द पावर n y टू द पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 और y टू द पावर 1 हो जाएगा, प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2, और ऐसे चलते चलते लास्ट में मिलेगा हमें प्लस nc(n) x टू द पावर 0 और y टू द पावर n, ऐसा। ये बाइनोमियल थ्योरम है, जिसमें n जो है, n को हम ले रहे हैं होल नंबर्स, बाय द वे ऐसा सोच लीजिए कि n बिलोंग्स टू होल नंबर्स ले लेते हैं। आगे हम लोग जब बाइनोमियल थ्योरम देखेंगे, वहां पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स भी देखेंगे कि कैसे आता है, और एनी इंडेक्स देखेंगे बाय द वे। तो लेकिन अभी जो बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट है वो ये है। इसको यदि आप समेशन के फॉर्मेट में लिखो तो ये आ जाता है कि एन सी आर समेशन, या यूं कहें समेशन NCR x to the power n minus r into y to the power r, और ये r मूव कर रहा है 0 से लेके n तक। नोट डाउन दिस बाइनोमियल थ्योरम स्टेटमेंट, नोट करो। और क्या आप इसको प्रूफ कर सकते हो? कैन यू प्रूव दिस, कैन यू प्रूव दिस बाइनोमियल थ्योरम स्टेटमेंट? चलो बताते हैं, कैसे प्रूव करेंगे ये हम देखते हैं। इसके लिए एक छोटा सा थिंकिंग तुम्हारे माइंड में आना बहुत जरूरी है कि लेट से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, x प्लस वाई टू द पावर पावर लेट से मैं 9 ले लेता हूं, या 9 की जगह 7 ले लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, या कुछ भी ले सकते हैं, छोटा सा ले लेते हैं, लेट से 5 ले लिया, चलेगा, 5 केसेस ले लिए। और तो इसको क्या लिख सकते हैं बाय द वे, x प्लस वाई लिखा जा सकता है इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये 5, क्या ये बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल सही। तो जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो बताओ, क्या इसमें कोई x की पावर 2 y की पावर 4 वाला टर्म मिलेगा क्या?
सोच के बताना, क्या ये वाला टर्म पॉसिबल है? अवनीश सर, गौरव, क्या ये वाला टर्म मिलेगा इसमें कहीं, मल्टीप्लाई को जब एक्सपेंड करेंगे तो? नहीं सर। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ऐसे इसलिए नहीं मिलेगा कि y की पावर 4 है तो 4y आने चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, और 2x आने चाहिए, तो लेकिन x तो एक ही बचा हुआ है ना, समझा? इसलिए ये वाला टर्म नहीं मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या ये मिलेगा एक्स क्यूब वाई की पावर 2, ये मिलेगा क्या? सोच के बताओ। तो आप क्या कहोगे कि सर यस मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? कि इसमें से 2y वाले टर्म चाहिए और 3x वाले टर्म होंगे, तो 3x वाले टर्म मिलके एक्स क्यू प्रोडक्ट एक्स क्यू आएगा और 2y वाले टर्म मिलके वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वाला टर्म बिल्कुल मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि ये वाला टर्म आएगा तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? क्या कोएफिशिएंट होगा? तो आप ये देखो ध्यान से कि ये जो सिलेक्टेड केस है, मतलब ये यहाँ पे, यदि मैं, ध्यान से सुनना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो तुम्हें डिस्कस करने जा रहा हूँ, कि 2y ले लेते हैं, ये 2y और ये 3x, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहोगे कि सर ये इन सब का कोएफिशिएंट तो 1 1 है, सबका कोएफिशिएंट 1 1 है। जब सबका कोएफिशिएंट 1 है तो इनका प्रोडक्ट 1 आएगा। प्लस आप क्या कहोगे, सर एक और केस है कि इस y को ना लेके ये वाला y ले लेते हैं, बाकी सब x ले लेते हैं, ये वाला y ना लेके यहाँ पे y ले लेंगे और ये वाले x ले लेते हैं, तो फिर कितना केस, ये केस बन रहा है। तो ऐसे कितने केस बनेंगे, कितने केस बनते रहेंगे? तो एक बच्चा बोलता है कि सर एक काम करते हैं, ऐसा करने से अच्छा है कि हमें जो रिक्वायर्ड है हम उतने सिलेक्शन कर लेते हैं ना, कितनी पॉसिबिलिटीज, पॉसिबल सिचुएशंस है ना, कितना पॉसिबल सिचुएशन है ये देख लेते हैं। तो एक बच्चा कहता है कि सर हमें क्या करना है, हमें 2y सिलेक्ट करने हैं, तो हमारे पास 5 ग्रुप है, इन 5 ग्रुप में से हम किन्हीं 2 ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और उनमें से y ले लेंगे और बाकी रिमेनिंग में से हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे मल्टीप्लाई करने का। तो वो जो 2 ग्रुप हैं वो कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो है 5C2 वेज। तो 5 ग्रुप में से 2 ग्रुप का सिलेक्शन जिसमें से हमें y सिलेक्ट करना है, कितने तरह से ले सकते हैं, 5C2 वेज से। तो 5 ग्रुप में, जैसे ये ग्रुप ले लिया, ये ग्रुप, इसमें से y, बाकी सब में से x, और इनटू 1, क्यों? क्योंकि इन सब का कोएफिशिएंट हमने कितना लिया हुआ है, 1 लिया हुआ है। तो यदि कोई कहे कि इसमें एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ, तो कितना हो जाएगा, 5C2 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आए? वेरी गुड। यदि कोई कहे कि बताओ एक्स वाई की पावर 4 का कोएफिशिएंट बताओ, कितना आएगा, तो आप क्या कहोगे, 5C4। और क्वेश्चन, इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, एक्स प्लस वाई की पावर 5 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? कि देखो सारे के सारे y ही सारे के सारे x मल्टीप्लाइड हो गए, ऐसा हो सकता है ना, कि x की पावर 5 y की पावर 0, तो आप क्या कहोगे, इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा, 5C0। या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 4x हो और एक y वाला फैक्टर हो, कितना कोएफिशिएंट होगा, 5C1। फिर हो सकता है x 3 हो, y 2 है, कितना कोएफिशिएंट, 5C2। फिर x दो फैक्टर में x और 3 फैक्टर में y हो, कितना अंश कोएफिशिएंट, 5C3। फिर ऐसा हो सकता है एक में x 4 में y हो, कितना कोएफिशिएंट, 5C4। देन ऐसा हो सकता है
कि x वाला एक भी ना हो, सारे के सारे y हो, तो कितना कोएफिशिएंट हो गया 5c5, और ये हो गया बाइनोमियल स्टेटमेंट, बाइनोमियल स्टेटमेंट का प्रूफ। क्या इतनी बात समझ आई? प्रूफ किसके लिए? जब इनकी पावर 5 है। तो ऐसे ही यदि अपने पास n ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुना, अब n के लिए करते हैं, जैसे x प्लस वाई की पावर n है, तो हम क्या करेंगे, इसमें x की पावर अल्फा और y की पावर बीटा ले लेते हैं। तो क्या कंडीशन होगी बताओ? कंडीशन क्या होगी कि अल्फा प्लस बीटा, ये जो सम है पावर्स का, कितना होना चाहिए भाई? सबसे पहले तो n होना चाहिए। और यदि ऐसा सिचुएशन बन भी रहा है, तो आप क्या करो, x प्लस वाई की पावर n को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, है ना? n इक्वल पार्ट मतलब n, x प्लस वाई, n प्लस वाई, x प्लस वाई कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा? n टाइम्स मल्टीप्लाइड है। तो क्या करेंगे, इसमें से बीटा फैक्टर लेंगे जिनमें से y मल्टीप्लाइड करना है, तो कितना आ जाएगा? n c बीटा, और बाकी में से x इंटू 1, तो n c बीटा टाइम्स x की पावर अल्फा y की पावर बीटा। अच्छा, इसकी खासियत देखो, इसको r में यदि हम कन्वर्ट करें, या कुछ इस तरह से कर लेते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, या अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं? अल्फा लिख सकते हैं, n माइनस बीटा लिखा जा सकता है, अल्फा की जगह n माइनस बीटा। तो ये कितना हो जाएगा? n c बीटा इंटू x की पावर कितना? अल्फा की जगह n माइनस बीटा इंटू वाई टू द पावर बीटा। तो ये क्या हो गया? ये इसका कोएफिशिएंट ये लिखा गया, लेकिन अब ये एक्सपेंशन नहीं है। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं अल्फा बीटा के साथ। तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, इन सब का समेशन लगा देते हैं, जिसमें सिर्फ हमने बीटा ले लिया। तो बीटा की वैल्यू क्या 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 पॉसिबल है? बीटा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू मतलब y की पावर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? बीटा कैन बिलोंग्स टू 0 1 2 3, कहां तक जा सकता है? n तक जा सकता है। तो इसलिए बीटा इज मूविंग फ्रॉम 0 to n। अब ये अल्फा बीटा थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, तो हम इसको ऐसे देख देते हैं, x प्लस वाई की पावर n है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीटा की जगह r ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? n c r, और x to the power n minus r, y to the power r, where r is moving from 0 to n, and this is the binomial theorem. क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर टू योर? नोट डाउन, नोट करो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क।